सी प्लस प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि वीडियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ओप्स की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, मतलब क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। ये भी देखा था कि कैसे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब बातों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ में आ गया था। आज हम लोग को ये देखना है कि किसी भी मेथड को, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी क्लास जब हम लोग बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स यानी फंक्शंस होते हैं, वो सब उसी क्लास के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं। बट अगर हमें कोई भी फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें? ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि हाउ टू डिफाइन एनी मेथड और फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के बाहर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तब सिंपल सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस में डिफेंड करता है। सी प्लस प्लस ने हमें एक ऑपरेटर दिया है जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या नाम है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है आप सब लोग जानते होंगे संभवतः, जिसमें ये 4 डॉट्स यानी 2 कॉलम्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्कोप को रिजॉल्व करता है। स्कोप मतलब एरिया, रेंज, मतलब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन कहाँ तक इसका स्कोप होगा ये डिसाइड कौन करता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो किसी भी मेथड को यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्लास का नाम देते थे और इसके अंदर मेथड डिफाइन करने के लिए क्या करते थे, इसके अंदर आते थे और हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और फिर इसके अंदर आर्गुमेंट जितने देने हों। ये चीज़ हम लोगों ने सी लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है और यहाँ पे उसकी डिफिनीशन। बट ये सारे फंक्शन हम लोग डिफाइन कहाँ कर रहे हैं? क्लास के अंदर। अगर मुझे क्लास के बाहर डिफाइन करना हो तो मैंने अभी बताया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया जाएगा। लेकिन डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होगा, इसको ध्यान समझिएगा। सिंटैक्स, हाउ टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। सिंटैक्स देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन का जैसा कि लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस यहीं पे ध्यान समझना है कि क्या करना है। फंक्शन का रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, फिर यहाँ लगाना है कोलन, यानी इसको जो हमने 2 बार इस कोलन लगाया इसको क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड देन फंक्शन का नाम, उसके बाद आर्गुमेंट्स अगर देना है तो, और नहीं है तो नहीं, और उसके बाद इसका डिफिनीशन। और फिर कॉल करने का जो तरीका है वो सिंपल सा वैसा ही होगा जैसे हम लोग प्रोग्राम में करते आए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझें, अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं सीधे, और मैंने एक प्रोग्राम बना कर रखा है जिसका नाम है oops.cpp, फाइल का नाम। ठीक है, तो उस फाइल के पास जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि वो फाइल कैसे काम करती है। देखिए ये फाइल है oops.cpp। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है? 2 नंबर में से लार्जेस्ट निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 नंबर हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट फंक्शन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसमें आयो स्ट्रीम हेडर फाइल हम लगाते हैं। कोन्यू.h मैंने बताया था। आयो स्ट्रीम किस लिए? सी आउट, सीन, इन सब के लिए काम करता है। कोन्यू किसके लिए? सिलारस गेट सी एच के लिए। ठीक है, क्लास का नाम रखा है oops और प्राइवेट वेरिएबल बनाया है 3 ABC। ठीक है, अब यहाँ पर सी की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। AB 2 वेरिएबल से काम हो जाएगा क्योंकि मुझे लार्जेस्ट निकालना था 2 नंबर में से। ठीक है, एक फंक्शन बनाया गेट जो क्या करेगा? वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। इसमें 2 लोकल वेरिएबल बनाया एक्स और वाई जो इनपुट ले करके इसको असाइन करेगा, और एक मेथड बनाया है जिसका नाम है फाइंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस मेथड को हमें बाहर डिफाइन करना होता है उसका उसमें कंडीशन ये होती है कि उस मेथड को उस क्लास के अंदर पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेरेशन मतलब उसका प्रोटोटाइप दे देते हैं, यानी उसका फंक्शन डिफिनीशन नहीं देना। ध्यान से देखो, अगर आप तो क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे, बट इसका जो डिफिनीशन है, उसका जो प्रोटोटाइप है मैंने कहाँ डिफाइन किया? इस क्लास के अंदर, और मैंने क्या लिखा है? फाइंड लार्जेस्ट।
इस मेथड को तो डिफाइन कर दिया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया और इसमें हमने टर्मिनेटर लगा दिया। ये इसको आप ध्यान समझ रहे होंगे कि रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम है और टर्मिनेटर है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोटोटाइप है। अब इसको डिफाइन करने का भी सिंटैक्स मैंने बताया था, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम क्या है, ऊप्स लगा दिया, 2 बार कोलन यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फाइंड लार्जेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद मैंने चेक किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए इज लार्जेस्ट इल्स बी इज लार्जेस्ट, ठीक है, कर दिया। वाइड मेन में CLR ऑब्जेक्ट बनाया ऊप्स का, obj डॉट गेट, गेट क्या करेगा, पहले इनिशियलाइज करेगा। मैंने 100 और 20 यहाँ से पास किया, 100 और 20 जब पास किया तो ये मेथड को लेके जाएगा 100 और 20 और इस वेरिएबल में डाल देगा, यानी x जो है लोकल वेरिएबल होगा, y लोकल वेरिएबल, किसका लोकल वेरिएबल, गेट मेथड का, ठीक है, गेट फंक्शन का। और इस x और y की वैल्यू को a और b में डाल दिया। a और b कैसा वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल हुआ क्लास का, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन है, ठीक है, तो क्लास का। अब ये डिफाइन हुआ है, अब इसका जो स्कोप है x और y का केवल इसके अंदर है, बट a और b का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस पूरे क्लास के मेंबर्स के द्वारा, यानी इस क्लास के अंदर, यानी आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर भी आता है। तो जब इसके अंदर आता है तो यहाँ पर भी एक्सेस हो पाएगा, इसलिए देखो यहाँ से मैंने a और b को एक्सेस किया है डायरेक्टली, ठीक है। तो वो वैल्यू को असाइन कर देगा और फिर यहाँ पर इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा, अगर a की वैल्यू बड़ी होगी तो a की वैल्यू लार्जेस्ट और b की वैल्यू बड़ी होगी b लार्जेस्ट। अब आप यहाँ से नीचे अगर आप ध्यान से देखें इस प्रोग्राम में तो आप खुद आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। आपने पहला आर्गुमेंट मैंने पास किया 100, 20, 100 जाएगा a में और 20 जाएगा b में, ठीक है। जब फाइंड लार्जेस्ट कॉल करेंगे तो फाइंड लार्जेस्ट क्या करेगा, a की वैल्यू को चेक करेगा, अगर क्या 100 बड़ा है b से, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे आंसर क्या आना चाहिए, 100 इज लार्जेस्ट, ठीक है। बट हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले कंपाइल किया और मैंने सीधे क्या कर दिया, रन करा दिया। रन कराया तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, 100 इज लार्जेस्ट, ठीक है। 100 इज लार्जेस्ट अगर आंसर आ रहा है इसका मतलब पहला नंबर आर्गुमेंट लार्जेस्ट हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जब हम चेंज करेंगे, मैंने 200 पास कर दिया। अब आप आंसर दे सकते हैं कि सेकंड वाला लार्जेस्ट बताना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सीधे इसको रन करा दिया, रन कराया तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 200 इज लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने फंक्शन को, एक फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन किया और दूसरे मेथड को मैंने कहाँ डिफाइन किया, क्लास के बाहर, ठीक है। अब कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कैसे इनपुट लिया जाता है, यानी रन टाइम में इनपुट कैसे लिया जाता है। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था स्कैनअप फंक्शन, वैसे C++ में कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। C++ में कैसे इनपुट लेते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इनपुट लेना है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक प्रोग्राम बना के आपको दिखा सकता हूँ कि आप C++ में कैसे इनपुट लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए ज़रा एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है, जिसमें हम लोग केवल 2 नंबर इनपुट लेकर के देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं सीधे वाइड मेन से बना देता हूँ, ठीक है, एज इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट रन टाइम इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूज़र, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधे बना ले रहे हैं प्रोग्राम, एंटी a, b, c, 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। CLR सी आउट इंटर 2 नंबर, टू नंबर्स, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब सी इन नाम का मेथड हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैंने पहली सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि सी इन यहाँ पर इनपुट लेने काम आता है, ठीक है। तो मैंने कहा इनपुट डेमो डॉट cpp, ये मैंने एक फाइल बनाई और यहाँ पर वेरिएबल को, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वैल्यू जो है रीड की जा रही है कंसोल इनपुट से, कंसोल इनपुट यानी कंसोल से इनपुट किया जा रहा है, तो उसको किसी वेरिएबल में लेना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर लगेगा। ये ऑपरेटर क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। आपको मैंने इस वाले में बताया था कि सी आउट में जो लग रहा है ये इंसर्शन ऑपरेटर है, यानी इसकी जो वैल्यू इंटर 2 नंबर लिखा हुआ है ये इंसर्ट हो रहा है कंसोल आउटपुट नाम के ऑब्जेक्ट में, बट सीन से जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल में जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया। और यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल की वैल्यू लेना हो तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे और बी में ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि सी लैंग्वेज में तो हम लोग क्या करते थे, सी लैंग्वेज में %d वगैरह देते थे, बट यहाँ पर कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट जो है ये ऑटोमेटिक वैल्यू को डिटेक्ट करता है और कन्वर्ट करके उसको वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है, यानी अपने आप उस वैल्यू को असाइन कर देगा जिस वेरिएबल, जिस टाइप का वेरिएबल होगा, यानी यहाँ पर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेनिफिट हुआ हमारे लिए, सी लैंग्वेज से अच्छा हुआ, ठीक है, C++ में। तो मैंने कहा ये वैल्यू आ गई। अब मैंने लिखा C = A + B, ठीक है। आंसर किस में आया होगा, सी में,
ठीक है। तो मैंने कहा सी आउट सम ऑफ मैसेज ए, याद है सेकंड क्लास में मैंने बताया था, एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को, यानी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं। ठीक है, इनपुट डेमो को। तो हमने सीधे इसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो गया 0 एरर के साथ। ठीक है, और ये हमने क्या किया, इसको रन करा दिया। रन कराया, आंसर देखिए इंटर 2 नंबर्स आया, मैंने दिया 100 या 10 दिया मैंने, उसके बाद ये 20। आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे परसेंटेज वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वैल्यू अपने आप क्या हो रही है, असाइन हो रही है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, ठीक है, रन करा दिया, इस बार मैंने दिया -10 -20, आप देख सकते हैं -30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम हुआ, जैसे कि इनपुट लेने का। ठीक है, तो अब आपके पास एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे ये इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो इनपुट लेने का कौन सा मेथड हुआ, यहाँ कौन सा तरीका हुआ, सी इन। और ये सी इन अगर कोई पूछता कौन है, तो सी इन इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर है तो किस क्लास का होगा, आईओ स्ट्रीम क्लास का। आईओ स्ट्रीम यहाँ पर क्या है, वैसे हेडर फाइल की तरह यूज हो रही है, बट सी प्लस में प्री डिफाइंड आईओ स्ट्रीम एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछता है कि ये ऑपरेटर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, इंसर्शन ऑपरेटर है। क्यों इंसर्शन ऑपरेटर है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ से सी इन से यानी इनपुट कंसोल इनपुट से रीड की जा रही है वो ए और बी में डाल रहा है। यानी अब आप कहेंगे कि सर 2 वैल्यू ले रहा है और दोनों वैल्यू कैसे ए और बी में अपने आप असाइन कर रहा है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए में जाएगी और जो सेकंड वैल्यू होगी बी में जाएगी, यानी रीडायरेक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको मैं एक प्रोग्राम देता हूँ। चलिए, आई होप आपको ये बातें, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आपके लिए जो प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट oops based class to find palindrome number। ठीक है, by get runtime input। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इसमें 2 मेथड आपको बनाने हैं, यानी क्लास बनानी है जिसका नाम क्या होगा, पैलिंड्रोम, और उस क्लास के अंदर एक मेथड बनेगा जिसका नाम होगा एक इनपुट लेने का, और दूसरा मेथड होगा जो क्या करेगा, फाइंड करेगा। ठीक है, और रन टाइम में इनपुट लेना, यानी इसमें सीन फंक्शन का यूज़ करना है, यानी सीन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे आपको बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।